प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आज का हमारा विषय है रीढ़ की हड्डी। तो सबसे पहले हम इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 में हुआ था। हिंदी के लेखक एवं नाटककार थे। ये साहित्यकारों में से जाने माने एवं प्रसिद्ध स्थान इन्हें प्राप्त था। इन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रंगमंच के निर्माण, निर्देशन, अभिनय, संकेत आदि के संबंध में इनको विशेष सफलता मिली है। जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास निम्नलिखित है। यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़ें खेत, धरती धन न अपना। ये सारे उपन्यास उनके द्वारा लिखे गए हैं। उनके एक प्रसिद्ध एकांकी है रीढ़ की हड्डी। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर का पूरा परिवार। एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाला है। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया जाता है। इतने में ही प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तभी रामस्वरूप कहते हैं उनकी माँ क्या करेगी, वह अपनी बेटी को समझाए। तो प्रेमा का कहना होता है कि मैंने पहले ही कहा था कि लड़की को इतना मत पढ़ा लिखाओ, अक्षर ज्ञान होना ही काफ़ी है। इंटर पास कर ली थी, इतनी पढ़ाई ही काफ़ी थी उसके लिए। वह श्रृंगार आदि में भी भरोसा नहीं रखती, पाउडर वाउडर लगाना भी उसे पसंद नहीं है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि अब तुम्हारा काम है, इसे समझाओ। पता नहीं आजकल तो लड़कियों के द्वारा ही पाउडर का व्यापार चलता है, लेकिन हमारी लड़की तो पता नहीं किस तरह की है। उमा BA तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप जो हैं लड़के वालों से 10वीं तक पढ़े होने की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि लड़के वाले को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उनके अनुसार यदि लड़की पढ़ी लिखी हो तो घर नहीं चला सकती। रामस्वरूप का नौकर रतन जो है वो मक्खन लाने के लिए बाहर जाता है, क्योंकि समय पर ही उसे याद आता है कि उसने मक्खन नहीं लाया है। यहाँ मक्खन लगाने की बात जो है वो चापलूसी करने के आधार पर भी कही गई है, क्योंकि गोपाल प्रसाद अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी ठीक हो जाए इसके लिए झूठ बोलते हैं, मक्खन लगाते हैं। लड़के वालों को खुश करने के लिए मक्खन लगाना ही उनकी मजबूरी नज़र आ रही है। वहाँ समय हो जाता है, दरवाज़ा खुलता है। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत की जाए। वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से और हैसियत भी बुरी नहीं लगती, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। वे अपने बेटे को झुक कर बैठने को डांटते हैं। वे कहते हैं सीधे बैठो, कि नहीं तो लोगों को लगेगा कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी भी नहीं है। इधर उधर की बातों के बाद गोपाल प्रसाद जो हैं वो लड़की की सुंदरता को पसंद कर लेते हैं। रामस्वरूप अपने बेटी के प्रभाव को और अधिक जमाने के लिए अपनी बेटी को कुछ संगीत सुनाने कहते हैं, कुछ बजाने के लिए कहते हैं। उमा जब सितार बजाते हुए कुछ गा रही है तो उसकी नज़र सामने बैठे शंकर पर पड़ती है, तो वह शंकर को शीघ्र ही पहचान जाती है
और कहती और उसे अपने व्यक्तित्व के सामने शंकर का व्यक्तित्व काफ़ी छोटा लगता है। और वह कहती है कि वह समझ जाती है, उसे याद आ जाता है कि यह वही लड़का है जो उसके हॉस्टल के आसपास आवारागर्दी करते हुए पकड़ा गया था। इस बीच रामस्वरूप उमा से कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। उसके चश्मे लगाने पर भी प्रश्न करते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, फिर लड़की को चश्मा क्यों लग गया। और कहते हैं पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत भी नहीं होती है, कौन सी स्त्रियों को नौकरी करनी है। इस तरह यहाँ रामस्वरूप के शब्दों से पता चलता है कि वे लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा हीन भावना से देखती है। सितार उठाकर गीत सुनाती हुई उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है और वह स्पष्टवादी लड़की है। वह स्पष्ट बोलना चाहती है और कहती है कि मैं कोई मेज या कुर्सी नहीं हूँ बाबूजी, जो आप मुझे बिना पूछे बेच रहे हैं। मेज और कुर्सी की तरह मेरे दाम को मत लगाइए। रामस्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। उमा, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं, ज़रा इनसे पूछिए तो कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई को बेच दिया जाए। गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं। रामस्वरूप बाबू, क्या आपने मुझे मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाई है। तब उमा फिर कहती है कि आप इतनी देर से मेरी नापतोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई है। और ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। तो तब गोपाल प्रसाद चौंकते हैं और कहते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। तो वो कहती है, हाँ मैं पढ़ी हूँ, मैं BA पास हूँ। मैंने तो कोई चोरी नहीं की और आपने अपने पुत्र की तरह इधर उधर ताक झांक कर कायरता का प्रदर्शन किया। ना आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झांक कर कायरता का प्रदर्शन ही किया है। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं। वे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद, उनका लड़का, दरवाजे के बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप भी चौंक कर खड़े हो जाते हैं। रतन भी मक्खन लेकर आ जाता है। इस तरह एकांकी समाप्त हो जाती है। रीढ़ की हड्डी नाटक का नाम लेखक ने बिल्कुल सही दिया था। मनुष्य के जीवन में मान सम्मान उसके प्रति अति आवश्यक है, उसके लिए अति आवश्यक होता है। मान सम्मान ही उसे समाज में गर्व से खड़ा करता है और समाज में स्थान दिलाता है। पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए मान सम्मान रीढ़ की हड्डी के समान होती है। उमा ने शंकर के इसी मान सम्मान विहीन जीवन पर प्रहार किया है। शंकर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। पढ़ाई के स्थान पर लड़कियों के हॉस्टल में घुसना उसकी अधूरी डिग्री, उसके अपंगता को दर्शाती है। उसकी रीढ़ की हड्डी से उसे रीढ़ की हड्डी से विहीन बताया जाता है, जो इस नाटक के नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। धन्यवाद बच्चों। एकांकी को अच्छी तरह से पढ़ो, पात्रों के विषय में अच्छी जानकारी लो, इससे संबंधित प्रश्न अभ्यास को नित्य करने का प्रयास करो। धन्यवाद बच्चों।